हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्त्री केसर गुरु बीजाणु, जिसे हम बीजांड कहते हैं, और इसके अलावा भ्रूण कोश के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा चैप्टर चल रहा है 12th बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन। उसके अंतर्गत प्रीवियस वीडियो में हमने नर युग्मक के बारे में पढ़ा था, नर युग्मक कैसे बनता है। आज हम स्त्री केसर, जो पुष्प का मादा भाग होता है, और उससे किस प्रकार से मादा युग्मक बनता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम एनसीईआरटी बुक से पढ़ेंगे, उसके बाद जो एनसीईआरटी में दिया गया है इसको शॉर्ट में नोट्स के द्वारा पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है कि जायांग जो होता है पुष्प के स्त्री जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुष्प का स्त्री जनन अंग कौन सा होता है, तो वो जायांग होता है। और जायांग एक स्त्री केसर एक अंडपी या बहुस्त्री केसर बहुअंडपी हो सकते हैं। तो जायांग यदि एक स्त्री केसर युक्त भी हो सकता है और उसमें कई सारे स्त्री केसर भी हो सकते हैं। एक स्त्री केसर होगा तो उसे एक अंडपी कहेंगे, और एक से अधिक है तो बहुस्त्री केसर या बहुअंडपी उसे कहा जाता है। जहाँ एक से अधिक होते हैं वहाँ स्त्री केसर आपस में संगलित होते हैं, तो उसे युक्त अंडपी कहते हैं या युक्त अंडपी कहते हैं। तो जब भी स्त्री केसर आपस में हो, जुड़े हों आपस में, तो उसे हम युक्त अंडपी कहते हैं। जबकि वो एक दूसरे से स्वतंत्र हो तो उसे हम वियुक्त अंडपी कहते हैं। तो ये बहुअंडपी के अंतर्गत आता है वैसे युक्त अंडपी और वियुक्त अंडपी। तो एक साथ हो तो युक्त अंडपी, और प्रत्येक स्त्री केसर अलग अलग स्वतंत्र हो तो उसे हम वियुक्त अंडपी कहते हैं। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं, हम जानते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। वर्तिकाग्र पर क्या होता है, तो परागकण वहाँ पर आकर एकत्रित होते हैं, और इसके बाद वो वर्तिका के नीचे जाते हैं या वर्तिका के द्वारा वो बीजांड में प्रवेश करते हैं। स्त्री केसर के आधार पर उभरा हुआ जो फूला हुआ भाग होता है उसे हम अंडाशय कहते हैं। आगे हम डायग्राम में भी इसे देखेंगे। और अंडाशय के अंदर गर्भाशय गुहा होती है। अंडाशय के अंदर ही एक गर्भाशय गुहा होती है, स्थान होता है या कोष्ठक होता है। तो उसमें गर्भाशय गुहा के अंदर की ओर एक नाड़ स्थित होती है जिसे हम अपरा कहते हैं। अपरा को हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। आगे आप इसमें देख सकते हैं कि अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी सामान्यतः क्या कहलाती है, बीजांड कहलाती है। तो बीजांड की परिभाषा आप इस तरह लिख सकते हैं कि अपरा से उत्पन्न होने वाली दीर्घ बीजाणुधानी को सामान्यतः क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें एक अंडाशय में बीजांडों की संख्या एक, अंडाशय में बीजांड कितने हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं और एक से अधिक भी हो सकते हैं। तो एक किसमें होते हैं, तो एक होते हैं गेहूं में, धान के पौधों में और आम के पौधों में। गेहूं, धान और आम में जो बीजांड होते हैं वो एक ही अंडाशय में बीजांड की संख्या एक ही होती है। तो इसमें बीजांड की संख्या एक होती है। अब एक से अधिक किसमें होती है, तो पपीता हुआ, तरबूज, ऑर्किड जो पौधे होते हैं इनमें बीजांडों की संख्या एक से अधिक होती है। तो ये हमने स्त्री केसर के बारे में पढ़ा है। अब हम बात करेंगे गुरु बीजाणुधानी, जिसे हम बीजांड भी कहते हैं। गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, तो इसमें दिया गया है कि जो एक प्रारूपिक आवर्तबीजी बीजांड जो होता है उसके अंतर्गत बीजांड एक छोटी सी संरचना है जो एक व्रंत या डंठल से जुड़ी होती है, डंठल के द्वारा अपरा से जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड व्रंत कहते हैं। तो बीजांड एक छोटी संरचना होती है
जो एक व्रंत जिसे डंठल कहते हैं अपरा से जुड़ी होती है, उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत कहते हैं। बीजांड की काया बीजांड व्रंत के साथ नाभिका नामक क्षेत्र में संगलित होती है। तो ये कहाँ पर होती है? तो नाभिका नामक क्षेत्र जो होता है वो भी हम चित्र में देखेंगे, डायग्राम में इसको अच्छी तरह समझेंगे कि कहाँ पर नाभिका होता है, अध्यावरण होता है, बीजांड द्वार होता है, निभाग होता है। इन सभी बातों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। अतः यह नाभिका बीजांड एवं बीजांड व्रंत की संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करती है। तो हम नाभिका के बारे में बोल सकते हैं कि नाभिका क्या होती है? तो बीजांड एवं बीजांड व्रंत के संधि बिंदु का प्रतिनिधित्व करने वाला स्थान क्या कहलाता है? नाभिका कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा होगी। प्रत्येक बीजांड में एक या दो आवरण होते हैं जो उसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। बीजांड के चारों ओर से घेरे होता है। केवल बीजांड द्वार नामक आयोजित जो छोटे से रंध्र को छोड़कर आवरण बीजांड के चारों तरफ से घेरे रहता है। तो बीजांड के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे हम आवरण कहते हैं। ये एक या दो हो सकते हैं, लेकिन एक स्थान ऐसा होता है जहाँ पर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, वहाँ पर आवरण नहीं होता है। उसे हम क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। बीजांड द्वारी सिरे के ठीक विपरीत क्या होता है? निभाग होता है। क्या कहलाता है? बीजांड द्वारी के सिरे के ठीक विपरीत वाला भाग जो होता है उसे हम निभाग या केलाजा कहते हैं, जो बीजांड के आधारी भाग का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। ये जितनी भी परिभाषा है ये हम पूरा डायग्राम के द्वारा एक बार फिर से वीडियो के लास्ट में समझेंगे। आगे आप इसमें देख सकते हैं कि अध्यावरणी से घिरा हुआ कोशिकाओं का एक पुंज होता है। जो अध्यावरण है जो बीजांड को सुरक्षा प्रदान करता है, उसके अंदर कोशिकाओं का एक पुंज होता है जिसे हम क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। तो कोशिकाओं का एक पुंज जो होता है, एक समूह होता है, उसे हम बीजांडकाय कहते हैं उस संरचना को। बीजांडकाय केंद्र की कोशिका में प्रचुरता से आरक्षित आहार सामग्री होती है। तो एक तरह से बीजांडकाय क्या होती है? तो केंद्र की कोशिका में उपस्थित आहार सामग्री होती है, भोजन के रूप में ये एकत्रित रहता है। बीजांडकाय भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद बीजांडकाय में स्थित होता है। तो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद जो होता है वो किसमें उपस्थित होता है? बीजांडकाय में उपस्थित होता है। एक बीजांड में सामान्यतः एक अकेला भ्रूणकोश होता है। तो एक बीजांड में एक ही भ्रूणकोश होता है जो एक गुरु बीजाणु को क्या करता है? निर्मित करता है। तो यहाँ पर गुरु बीजाणुधानी जो होता है, जो गुरु बीजाणु को सुरक्षित बनाए रखने का काम करती है, उसे हम गुरु बीजाणुधानी कहते हैं। और उसके अंदर ही गुरु बीजाणु बनता है और मादा युग्मक का निर्माण होता है। आगे हम बात करते हैं गुरु बीजाणु जनन। तो गुरु बीजाणु जनन किसे कहते हैं? तो गुरु बीजाणु का बनना ही क्या कहलाता है? गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणुओं की रचना के प्रक्रम को हम क्या कहते हैं? गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो जब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का हम जब अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो बनने वाले गुरु बीजाणु को, जो गुरु बीजाणु बनते हैं, उसी प्रक्रिया को हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। प्रायः एक अकेले गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से बीजांडकाय के बीजांड द्वारी क्षेत्र से विलग होते हैं। तो जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये कहाँ पर होती है? तो बीजांड द्वारी क्षेत्र से ही ये अलग होती है। यह एक कोशिका है जो सघन जीवद्रव्य से समाहित एवं एक सुस्पष्ट केंद्रक युक्त होती है। इसमें केंद्रक होता है, जीवद्रव्य होता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से गुजरती है। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या होती है? इसमें गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कितने गुरु बीजाणु बनते हैं? तो 4 गुरु बीजाणु बनते हैं। तो गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। और इसमें गुरु बीजाणु जो मात्र कोशिका होती है
उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके द्वारा 4 गुरु बीजाणुओं का निर्माण होता है। आगे हम इसमें देखते हैं कि मादा युग्मकोद्भिद, जो मादा युग्मक होता है वो किस प्रकार बनता है। तो अधिकांश पुष्पी पादपों में गुरु बीजाणु में से एक कार्यशील होता है। जो 4 गुरु बीजाणु बने हैं इनमें से 3 नष्ट हो जाती है और एक क्या होती है, क्रियाशील होती है। वही आगे जाकर मादा युग्मक का निर्माण करती है, जबकि अन्य 3 जो है वो अपभ्रष्ट या समाप्त हो जाती है। तो इसमें आप देख सकते हैं कार्यशील गुरु बीजाणु मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के रूप में विकसित होती है। एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश के बनने की विधि को एक बीजाणुज विकास कहा जाता है। तो जब एक अकेले गुरु बीजाणु से भ्रूणकोश बनता है तो इस विधि को हम एक बीजाणुज विकास कहते हैं। बीजाणुकाय की कोशिकाओं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, क्रियाशील गुरु बीजाणु तथा मादा युग्मकोद्भिद की सूत्र गुणता क्या होगी, ये हम आगे देखेंगे। कहाँ पर समसूत्री विभाजन होता है और कहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है। आगे आप देख सकते हैं इसमें कि एक क्रियाशील जो गुरु बीजाणु होता है उसके केंद्रक जो होता है उसमें समसूत्री विभाजन होता है। एक केंद्रक से कितने केंद्रक बनते हैं, 2 केंद्रक बनते हैं। जो विपरीत ध्रुव पे क्या होते हैं, चले जाते हैं, जिसे हम 2 केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना करते हैं, जिससे क्या होता है 2 न्यूक्लिएट या 2 केंद्रीय भ्रूणकोश की रचना होती है या बनते हैं। इसके बाद क्या होता है, जो 2 बने हैं, 2 केंद्रीय संरचना जो बननी है उनका फिर से समसूत्री विभाजन होता है। 2 से 4 केंद्रक बनते हैं, फिर 4 से 8 बनते हैं। इस प्रकार भ्रूणकोश की संरचना बनती है। आगे आप देख सकते हैं सूत्री विभाजन सही अर्थों में एक मुक्त केंद्रक न्यूक्लियर है। तो इसमें क्या बनता है, मुक्त केंद्रक बनता है जो कोशिका विभाजन से तुरंत ही कोशिका भित्ति रचना द्वारा नहीं अनुपालित किया जाता है। तो आगे इसमें आप देखिए कि इसमें 8 न्यूक्लिएट चरण के पश्चात कोशिका भित्ति की नींव पड़ती है। तो जब 8 केंद्रक बन जाते हैं, केंद्रीय संरचना बन जाती है, तब क्या बनता है, कोशिका भित्ति उसमें बनती है। उसके चारों ओर क्या बन जाती है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है, जो विशिष्ट मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश के संगठन के रूप में या संगठन का रूप लेती है। इसके बाद आप देख सकते हैं भ्रूणकोश के भीतर कोशिकाओं के वितरण का अवलोकन कीजिए। तो इसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो इसमें 8 में से 6 जो केंद्रक होंगे, न्यूक्लियाई होंगे, उस पर भित्ति कोशिका से वो घिरी रहेगी। और इसके अलावा जो 2 न्यूक्लियाई है उसे हम ध्रुवी न्यूक्लियाई कहते हैं, जो अंड उपकरण के नीचे बड़े केंद्रीय कोशिका में क्या होती है, स्थित होती है। तो यहाँ पर 8 जो केंद्रक होते हैं उसमें से 6 केंद्रक के चारों ओर कोशिका भित्ति से वो घिर जाते हैं केंद्रक, लेकिन जो 2 होते हैं उसके बाहर कोई भी कोशिका भित्ति नहीं होती है, तो वो ध्रुवी केंद्रक कहलाते हैं। तो आप चित्र में भी देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से ये आपको देखिए, ये इस प्रकार से ये वाला भाग जो है यहाँ पर 3 कोशिका ये है, 3 केंद्रक, और 3 यहाँ पर है, ये 6 और 2 यहाँ है। 3 केंद्रक, 3 ये 6 और 2 8 केंद्रक हो गए, जिसमें से 3 जो होंगे उसे हम प्रति व्यासांत कहते हैं या प्रतिमुख कोशिका भी कहते हैं इसे हम। और इसके ये पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर उसके बाद जीवद्रव्य का विभाजन के बाद इनमें कोशिका भित्ति बन जाती है। लेकिन जो बीच वाला होता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं बनती है। इसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो टोटल केंद्रक की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 केंद्रक है और एक इसके अंदर 8 है, तो 8 केंद्रक है। इसमें 2 केंद्रक है, 2 केंद्रक, 3 ये 5 और 3 ये 8 केंद्रक है। और टोटल सेल कितनी है, तो 3 ये 1 ये 4 और 3 ये, तो कोशिकाओं की संख्या कितनी है, तो यहाँ पर 7 कोशिकाएं हैं और 8 केंद्रक है। ये आपको याद रखना है। इसमें से जो ये अगल बगल की जो कोशिका है इनको सहायक कोशिका कहते हैं, बीच वाली जो होती है इसे अंड कोशिका कहते हैं। बीच वाले जो केंद्रक होता है उसे ध्रुवी केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कहा जाता है,
ये केंद्रीय कोशिका है, और जो निभाग की ओर कोशिकाएं होती है उसे प्रतिव्यासांत कोशिका कहते हैं, और जो बीजाणु द्वार की ओर होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसमें 3 कोशिकाएं होती है, अंड कोशिका और 2 सहायक कोशिका। तो आगे और इसमें हम आप देख सकते हैं, इसमें एनसीईआरटी बुक में और भी जो डायग्राम है वो दिया गया है, वो आगे हम देखेंगे। पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर जो हमने देखा है वही है कि 3 कोशिकाओं का जो समूह होता है उसे अंड उपकरण कहते हैं, समुच्चय कहा जाता है। इसमें 2 सहायक कोशिकाएं होती है, एक अंड कोशिका होती है जो बीजाणु छोर की तरफ होती है, जिसे तंतु रूप समुच्चय कहते हैं। और इसके अलावा जो निभाग की ओर होती है उसे प्रतिव्यासांत या एंटीपोडल कोशिका कहते हैं, और बीच में क्या होते हैं, 2 ध्रुवीय न्यूक्लियाई होते हैं। इस प्रकार एक आवृत्तबीजी भ्रूण कोश के परिपक्व होने पर कितने न्यूक्लियाई होते हैं, उसमें 8 तो केंद्रक होंगे और कोशिकाएं कितनी होगी, 7 होगी। तो इस प्रकार से ये गुरु बीजाणु जनन, और जो आपने देखा है कि किस प्रकार से इसमें नर, पहले हमने नर युग्मक के बारे में पढ़ा, और अभी जो हमने पढ़ा है ये मादा युग्मक के बारे में है, और जो अंड कोशिका इसमें बनी है वही आगे जाकर क्या बनाती है, मादा युग्मक बनाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो बीजांड है इसमें आप अच्छी तरह संरचना को देख सकते हैं। तो ये अध्यावरण होते हैं, इसमें देखिए अंतः आवरण है, ये एक बाह्य आवरण होगा, ये बीजांड का सिरा है या बीजांड द्वार है ये। इसके अलावा इस भाग को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कोश कहते हैं, जिसके अंदर कोशिकाएं होती है, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं जिसमें। और इस वाले भाग के विपरीत भाग को हम क्या कहते हैं, तो निभागी सिरा कहते हैं। तो इस प्रकार जो मादा युग्मक होता है वो इस प्रकार जायांग में बनता है। जो अंडाशय होता है उसमें अंड कोशिका ही आगे चलकर क्या बनाती है, तो मादा युग्मक का निर्माण करती है। अब हम इसको शॉर्ट में समझते हैं, उसके द्वारा आपको और जो चीज़ें हैं इसमें, जो परिभाषा है, जो डायग्राम है, और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो एक बार और इसका हम रिवीजन करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो जायांग होता है पुष्प का मादा जननांग होता है, इकाई क्या होती है, तो स्त्री केसर होती है, इसी को हम गुरु बीजाणु पर्ण भी कहते हैं। हम पढ़ चुके हैं जो स्त्री केसर होता है वो एक अंडपी हो सकता है या एक से अधिक बहुअंडपी भी हो सकता है, इस प्रकार से। तो ये जो संरचना है ये भी हो सकती है। अब बहुअंडपी में यदि अंडप साथ साथ हो तो उसे संयुक्त अंडपी कहते हैं, और अलग अलग हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वियुक्त अंडपी कहते हैं। जो माइचेलिया नामक जो पौधे होते हैं, जो वर्ग होता है, उसमें हमको दिखाई देते हैं इस प्रकार के। और जो 7 अंडप होते हैं वो पेपा वर्ग में हमको दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर एक बीजांड की एक सामान्य संरचना है। तो देखिए यहाँ पर एक ये अपरा है जो बीजांड को किससे, अंडाशय से जोड़े रखती है, जिसे हम अपरा कहते हैं। और एक बीजाणु जो होता है वो किस में मिलता है, आम, गेहूं और धान में हमको प्राप्त होता है। और इस प्रकार एक से अधिक जो बीजांड होते हैं वो हमको पपीता, तरबूज और ऑर्किड में मिलते हैं। इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। अंडाशय कहाँ होता है, तो आधारी फूला हुआ जो भाग होता है उसे अंडाशय कहते हैं। और इसमें गुहा होती है जिसके अंदर क्या होता है, बीजांड उपस्थित होता है। ये वाला भाग हम पढ़ चुके हैं पहले, वर्तिका, ऊपर वाला भाग वर्तिकाग्र कहते हैं। तो इस प्रकार ये बीजांड की संरचना है। आगे हम इसमें आप और देख सकते हैं कि बीजांड व बीजांड की संरचना। तो बीजांड में किसे कहते हैं, तो अध्यावरण युक्त जो गुरु बीजाणु धानी को हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। जिसके गुरु बीजाणु धानी के चारों ओर जो अध्यावरण होता है
वो जो संरचना बनती है उसे हम क्या कहते हैं, बीजांड कहते हैं। तो एक परिभाषा ये है बीजांड की। पुष्पी पादपों में सामान्यतः प्रतिबीजांड पाया जाता है। प्रतिबीजांड किसे कहते हैं, तो निभाग और बीजांड द्वार एक दूसरे क्या होते हैं, 180 डिग्री पर होते हैं, या जस्ट इसके विपरीत होता है। बीजांड द्वार जिस साइड होगा उसके जस्ट विपरीत क्या होगा, निभाग होगा। आगे हम इसे देखेंगे। और नाभिका किसे कहते हैं, तो बीजांड और बीजांड व्रंत का जो संधि स्थल होता है उसे हम क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं, जो हमने अभी एनसीईआरटी बुक में भी देखा है। तो इस प्रकार ये अपरा है, ये वाली, और यहाँ पर ये बीजांड है और ये बीजांड व्रंत है। और यहाँ पर जो है बीजांड और बीजांड व्रंत को आपस में जोड़े रख रहा है, जहाँ पर ये बीजांड व्रंत और बीजांड आपस में जुड़ता है उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो नाभिका कहते हैं। उस स्थान को हम क्या कहते हैं, तो नाभिका कहते हैं। जहाँ बीजांड व्रंत और बीजांड जुड़ते हैं उस स्थान को, उस संधि स्थल को हम क्या कहते हैं, तो नाभिका कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि बीजांड व्रंत और बीजांड के संधि स्थल को नाभिका कहा जाता है। बीजांड एक अथवा अधिक अध्यावरण उपस्थित होते हैं। बीजांड में एक अथवा एक से अधिक भी अध्यावरण हो सकते हैं। आगे आप इसमें देख सकते हैं एक बीजांड की संरचना। आप फिर से देखिए एक बार, जो हम देख चुके हैं, तो आप ध्यानपूर्वक इसे देख सकते हैं। ये वाला जो ऊपर वाला भाग है इसको बीजांड द्वारी सिरा कहते हैं। ये वाला जो भाग है बीजांड द्वारी सिरा, तो बीजांड का वह हिस्सा जहाँ पर अध्यावरण अनुपस्थित होता है उसे बीजांड द्वार कहते हैं। ये वाला भाग अंतःअध्यावरण कहलाता है, और बाहर जो वाला भाग है इसको हम बाह्य अध्यावरण कहते हैं। और इसके बाद आप देख सकते हैं इसमें नीचे वाला जो भाग है आधारी भाग, इसको हम निभाग कहते हैं। तो हमने देखा है कि बीजांड द्वार के जस्ट 180 डिग्री पर कौन सा भाग होता है, निभाग होता है। और ये वाली जो गोल संरचना है इसी को हम क्या कहते हैं, बीजांड काय कहते हैं। तो ये क्या चीज़ है, ये बीजांड काय है। और अंदर वाला जो भाग कहलाता है वो भ्रूणकोश कहलाता है, जिसे हम मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं, जिसके अंदर जो केंद्रक है और जो कोशिकाएं वो बनती है, इसके अंतर्गत ही मादा युग्मक भी बनता है। तो भ्रूणकोश के अंदर ही क्या होता है, मादा युग्मक बनता है। तो अंदर वाला जो भाग होता है उसे हम भ्रूणकोश कहते हैं। तो इस प्रकार की ये संरचना होती है। तो इम्पोर्टेंट संरचना है और इसके जो भाग दिए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। आगे हमने पढ़ा था गुरु बीजाणु किसे कहते हैं। तो गुरु बीजाणु के बारे में आप जानते हैं कि गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है वो कैसे बनती है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बीजांड में बीजांड द्वारी सिरे की कोई एक कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में विभेदित हो जाएगी। तो बीजांड द्वारी के साइड जो एक कोशिका ऐसी होती है जो किस रूप में कार्य करना शुरू कर देती है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका के रूप में वो कार्य करना शुरू कर देती है। अब इसमें कितनी कोशिकाएं बनती है, देखिए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका आप देख सकते हैं डायग्राम में, इसके द्वारा आप सरलता से इसे समझ लेंगे। तो ये जो बीजाणु द्वार है इस साइड गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनती है। इसका क्या होता है, अड़सूत्री विभाजन होता है जिससे 4 कोशिकाएं बनती है, जिसे हम गुरु बीजाणु चतुष्ट कहते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 में से 3 क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और एक क्रियाशील गुरु बीजाणु रहता है जो किस साइड रहता है, निभाग की ओर रहता है। तो जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है वो निभाग की ओर होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं फिर जो क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है उसका समसूत्री विभाजन होता है। और किसका विभाजन होता है, तो केंद्रक का विभाजन होता है केवल। तो एक कोशिका के अंदर ही 2 केंद्रक बन जाते हैं, फिर समसूत्री विभाजन होता है, 4 बनती है, 4 केंद्रक बन जाते हैं, और फिर 4 से 8 केंद्रक बन जाते हैं। और 8 में से 6 कोशिक केंद्रकों में क्या हो जाता है, कोशिका भित्ति का निर्माण हो जाता है। तो 8 केंद्रक जो बने हैं
उन 8 केंद्रक में से 6 केंद्रक के बाहर कोशिका भित्ति बन जाती है, जबकि 2 में नहीं बनती है। और कोशिका भित्ति बनने के बाद उनका जीव द्रव्य का भी विभाजन हो जाता है और इस प्रकार ये 3 कोशिका निभाग की ओर चली जाती है और 3 कोशिकाएं जो होती है बीजाणु द्वार की ओर स्थित हो जाती है और बीच में एक कोशिका होती है। तो इस प्रकार की ये संरचना बनती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि सामान्यतः जो होता है, जो एंजियोस्पर्म जो आवर्तबीजी पौधे होते हैं उसमें भ्रूण कोश का निर्माण जो होता है वो एक बीजाणु से होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, एकल बीजाणु परिवर्धन कहते हैं। आगे आप जो हमने पढ़ा है, ये आज हमने क्या देखा है, मादा युग्मकोद्भिद कैसे बनता है, बीजाणु की संरचना हमने देखी है, गुरु बीजाणुधानी हमने इसमें पढ़ा है कि गुरु बीजाणुधानी किसे कहते हैं, कितने केंद्रक होते हैं, कितनी कोशिकाएं होती है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से बीजाणु का निर्माण होता है और उसके अंदर किस प्रकार की कोशिकाएं होती है, बीजाणु के कौन कौन से भाग होते हैं, भ्रूण कोश क्या होता है, इसके अलावा निभाग, बीजाणु द्वार, इसके अलावा अध्यावरण, कितनी कोशिकाएं होती है, कितने केंद्रक होते हैं, इन सब की परिभाषा हमने देखी है। तो इन डायग्राम के द्वारा आप आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार से कोशिकाओं का या केंद्रक का विभाजन होता है, कितने केंद्रक बनते हैं। इसके अलावा बीजाणु द्वार के साइड से एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, फिर उसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, 4 कोशिका बनती है और 3 समाप्त हो जाती है, एक ही क्रियाशील गुरु बीजाणु होता है। और आगे जाकर उसी का समसूत्री विभाजन होकर फिर केंद्र का विभाजन के दौरान 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक बनते हैं और उसी में एक अंड कोशिका होती है और बाकी सहायक कोशिका होती है। तो आगे हम इसमें और देख सकते हैं कि जो आप देख सकते हैं इसमें बीजाणु में, तो अगले वीडियो में हम अब परागण के बारे में पढ़ेंगे और इसके अंतर्गत जो ये कोशिकाएं हैं इनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।